थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। फीचर्स हो गए सेकेंड जनरेशन के, आपने पढ़ लिए, आपको पता चल गया कि टेक्नोलॉजी में चेंज क्या हुआ। अब ज़रूरत थी कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और इन्हेंस की जाए, बिकॉज जो साइज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ समय के बाद, चलने के बाद आपको उसमें दोबारा से कोई ना कोई चेंज, कुछ नया इन्वेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी क्या हो रहा था कि साइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, हीटिंग की प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए थर्ड जनरेशन हमारी कंप्यूटर की आई, जिसने कंप्यूटर का आप एक बोल सकते हो कि एक नया सीक्वेंस, एक नई सीरीज़ हम लोगों को दिखाई पड़ी। क्या है थर्ड जनरेशन? द थर्ड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1964 से थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई थी। द ट्रांजिस्टर्स वर नाउ बीइंग मिनिएचराइज्ड एंड पुट ऑन सिलिकॉन चिप्स। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि ट्रांजिस्टर्स, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी कि ट्रांजिस्टर को कम्प्लीटली हमने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। ट्रांजिस्टर्स को छोटे छोटे डिवाइसेस में, मतलब वो मिनिएचराइज्ड हो गए थे, उनका साइज़ और भी पहले से ज़्यादा छोटा हो गया था, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और पोर्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। तो इन चीज़ों की वजह से क्या किया है, ट्रांजिस्टर्स को थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर दिया गया ताकि उनका यूज़ ईजी हो जाए। एंड दे वर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, और उन्हें क्या बोला गया था, सेमीकंडक्टर्स का नाम दिया गया था उन्हें। बेसिकली दीज कंप्यूटर्स वर यूजिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट्स टू परफॉर्म। अब इन कंप्यूटर को एक इंटीग्रेटेड सर्किट की प्लेटफॉर्म मिली थी जिसपे ये सारी चीज़ें अटैच करके हम वर्क करते थे। आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज क्या है आपका, आईसी आपका शॉर्ट फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो ICs led to increase in speed and efficiency of these computer। इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी आने की वजह से इसकी जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसकी एक्यूरेसी मेंटेन हुई, बाकी साइज वाइज में जो है इन्हेंसमेंट हुआ, प्लस जो आपकी नेक्स्ट की इफ़िशियंट हो गए थे कंप्यूटर हमारे, ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि यहाँ पे हीट निकलने का और हीट कंज्यूमिंग की जो चीज़ें थी वो पहले से कम हो गई थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक इंटीग्रेटेड सर्किट किन किन चीज़ों से कैसे बना रहता है, और एक वो बोल सकते हो आपकी एक प्लेटफॉर्म उसको मिला था, उसी पे वो सारी चीज़ें हम अटैच करके हमारा पूरा एक प्रोसेसर तैयार हो जाता था जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारा वर्क करता था। नाउ दिस इज़ अ कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन। हियर यू कैन सी साइज़ पहले से बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में हम साइज़ देख रहे थे एज लाइक अ बिग रूम, वो अब कन्वर्ट हो गया था एक छोटे से, आप बोल सकते हो रिसेप्शन डेस्क पे ईजिली आ जाते थे ये कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर पहले से साइज़ में छोटे हो गए थे और पोर्टेबल हो गए थे। These were the first computers where external devices such as keyboards and monitors used। इसमें क्या हो रहे थे, ये वो कंप्यूटर्स थे जहाँ पे आपका यूज़ अब शुरू हो गया था कीबोर्ड्स और मॉनिटर का, कि आपको इनपुट किसके थ्रू देना है और आपको आउटपुट कहाँ पे मिलना है। तो ये पॉइंट हमारे पास एक बेहतर पॉइंट आ गया था कि हम ये एक्सटर्नल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है कि अगर हमारा इनपुट सिस्टम ख़राब हुआ हम उसको हटा करके रिप्लेस कर सकते हैं, या हमारा आउटपुट सिस्टम ख़राब हुआ तो हम उसको हटा करके रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि सिस्टम कम्प्लीटली हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में क्या हो रहा था, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस नहीं थे, हमें सेम चीज़ों पे काम करना पड़ता था, तो इस वजह से वहाँ की वर्किंग रुक जाती थी अगर कोई एरर आती थी उसमें। This was a new and better enhancement in technology which made more and better use of computer। तो इस जो आपकी नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, और उसकी वजह से जो भी हमको एडवांटेज मिले, तो इसकी वजह से कंप्यूटर का जो यूज़ है मार्केट में वो बढ़ता जा रहा था और लोग एक्साइटेड हो रहे थे उसकी परचेजिंग के लिए, उसको यूज़ करने के लिए कॉमर्शियली और पर्सनली भी। नाउ ये पिक्चर्स हैं आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, किस तरीके के ये होते हैं, कैसी उनकी इमेज होती है। आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे आउटर वायर कनेक्टेड होते हैं और इसको आप एक बोर्ड पे, जिसको आप पीसीबी बोलते हो या मदर बोर्ड बोलते हो, उस पर इसको जस्ट अटैच कर दिया जाता है। तो ये उसकी एक डायरेक्ट पिक्चर है। इसमें देखिए बहुत सारे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिफरेंट जगहों पर अटैच हैं और उसको एक बोर्ड पर जस्ट सम अप किया गया है और इसी के थ्रू सारी वर्किंग प्रोसीजर आपकी होती है। तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या होता है कि ये एक किसी सिंगल डिवाइस की नेम नहीं है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक पूरा हब होता है, पूरा ग्रुप होता है जो आपका रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेटेड सर्किट को।
नाउ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सम अप करके इंटीग्रेटेड सर्किट बना, तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. नाउ इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर अ कीस्टोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. ये एक की स्टोन थे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज आज की जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उन सब पे ऑलमोस्ट आप ऐसा इमेज देख पाते होंगे, विच इज़ नथिंग बट इंटीग्रेटेड सर्किट. वो इंटीग्रेटेड सर्किट की ही टेक्नोलॉजी है जो छोटे करते गए हम उसको अलग अलग टाइप से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उसका यूज़ बढ़ता चला गया. दे आर द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ मोस्ट सर्किट. आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे डिवाइसेस का ये हार्ट और ब्रेन की तरह वर्क करते हैं. इवन हमारे पास जो टीवी के रिमोट्स होते हैं उसको भी अगर आप ओपन करोगे तो जो उसका इंटरनल पार्ट है यू कैन, ठीक है, जैसे एक टीवी रिमोट हमने ओपन किया तो इसमें आपको ऐसा ही एक आप बोल सकते हो जो उसका पीसीबी होता है या जो उसका मदरबोर्ड आप बोल सकते हो, ऐसा एक प्लेट मिलती है आपको जिसमें बहुत सारे डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से. तो ये ही हैंडल करते हैं आपका सारा वर्किंग प्रोसीजर कि हमने अगर कोई रिमोट है उसमें अगर हमने 1 प्रेस किया है तो क्या होगा, हमने ओके प्रेस किया है, एग्जिट प्रेस किया है, तो उसकी वर्किंग जो होती है तो टोटल कंट्रोल वो डिपेंड होता है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर. और इसमें कोई डिवाइस अगर आपकी फेल होती है तो बस वो पर्टिकुलर बटन जो उस डिवाइस से कनेक्टेड है वो ही उसी की वर्किंग रुकेगी, बाकी सारे बटन्स आपके एज इट इज़ वर्क करेंगे. ठीक है, तो ज़रूरत क्या पड़ती है उसी चीज़ को एरर करने, जो एरर है हमारी उसी को हम करेक्ट कर देते हैं और डिवाइस हमारा पूरा स्टार्टिंग से चेंज नहीं करना पड़ता और उसकी वर्किंग ईजिली से शुरू हो जाती है. तो ये एक एडवांटेज हमको मिल रही थी इसमें. नाउ फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, क्या क्या फीचर्स थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. दे वर मोर पोर्टेबल एंड ईजी टू यूज़ एंड इंस्ट्रक्ट. इनको इंस्ट्रक्शन देना, इनका यूज़ करना और पोर्टेबल हो गए थे. ये 3 एडवांटेजेस आपकी हैं बिकॉज आपको पता चल गया कि जो साइज़ में बहुत बड़ा इन्हेंसमेंट हुआ जिसकी वजह से ये पोर्टेबल हो गए, इनका यूज़ बढ़ गया. ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज हमने यूज़ करने लग गए थे, इस वजह से ये कंप्यूटर्स जो है ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू कम्युनिकेट हो गए थे. दे वर यूज़र फ्रेंडली सिस्टम्स. ये यूज़र फ्रेंडली सिस्टम हो गए थे, मैंने बताया क्योंकि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, मशीन और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन का पार्ट बहुत बेहतर हो गया था असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करने की वजह से, जिस वजह से ये एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम के पार्ट में अब आ गए थे. अब इनका क्राइटेरिया चेंज हो गया था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. किसी को भी आप बता दोगे इसके इंस्ट्रक्शन कि इस तरीके को फॉलो करके, तो उस कोई भी यूज़र जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है वो भी इन कंप्यूटर को आसानी से यूज़ करने लग जाता था. देवर स्मॉल थे, आप एक रिसेप्शन डिस्क पे आराम से इसको रख सकते हो, असेंबल, इंस्टॉलेशन, सारी चीज़ें इसमें बहुत आसानी से हो जाती थी. ओके, देवर चीपर, पहले से सस्ते हो गए थे ये कंप्यूटर्स क्योंकि साइज़ और बाकी सारी चीज़ों में इन्हांसमेंट हुआ है, तो उस पर जो वर्किंग होती है, ठीक है, उसको बनाने में जो खर्च लगता है वो कम हो रहा था. इस वजह से ये यूज़र के लिए बहुत चीप हो गए थे, चीप रेट में प्रोवाइड हो रहे थे जिससे हर कोई इसको खरीद सकता था. दे वर यूजिंग मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड्स, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट है कि अब हमें जो हमारे आउटपुट हैं वो विजुअल होने लगे थे. जैसे ही हमने काम किया हमें इमीडिएट आउटपुट हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखने लगा था. इमीडिएट आउटपुट से मतलब ये है कि हमने अगर कीबोर्ड में ए प्रेस किया तो मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें आउटपुट तुरंत रिसीव होगा. कुछ करेक्शन करनी है हमें तो हम एट द सेम टाइम हम वो करेक्शन कर सकते हैं. दे कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस लेस हीट. ये तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, वाइस वर्सा हैं. ठीक है, तो क्योंकि लेस हीट या लेस करंट ये ले रहा है तो इस वजह से जो हीट प्रोड्यूस करता था वो भी मात्रा में कम होती जा रही थी. सो these are the features. एंड एक लास्ट फीचर, दे हैव अ गुड बैकअप सिस्टम. इसमें एक बैकअप सिस्टम अच्छा हो गया था, ऐसा इसलिए क्योंकि अब स्टोरेज हमारे पास थी, स्टोरेज करने का तरीका हमारा चेंज हो गया था. जो हार्ड कॉपी में हो रहा था वो अब हमारा सॉफ्ट कॉपी में हो रहा था. तो सॉफ्ट कॉपी में स्टोरेज की वजह से जो इसका बैकअप सिस्टम है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था. हम चीज़ों को बैकअप रख सकते थे, टाइम आने पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उनको यूज़ कर सकते थे और दोबारा से हम फाइल सेव करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते थे. नाउ
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो एक और डिफरेंट सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करेगी, है कुछ नहीं है जनरेशन्स, मैंने बताया ये हिस्ट्री है कंप्यूटर्स की जो टाइम बाय टाइम टेक्नोलॉजी के चेंजमेंट्स को दिखा रही है। तो फोर्थ जनरेशन जो है आपकी वो एक नई हिस्ट्री लेकर के आई, एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई। तो पहले जो थर्ड जनरेशन में पढ़ा वो उन्होंने पढ़ा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो हम देखेंगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल पिक्चर है आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का कि पहले से भी ज़्यादा पोर्टेबल कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए थे। दिस कंप्यूटर्स केम इन 1972, जो इनका टाइमिंग था वो 1972 में ये आ गए थे विद न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीक के साथ में, विच इज़ माइक्रो प्रोसेसर्स। यहाँ से ये माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होना शुरू हुआ और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर्स आए तभी हमारी इंटेल ब्रांड, जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, इंटेल ब्रांड भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो दिस कंप्यूटर्स आर यूजिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट बट इन लार्ज स्केल। ये कंप्यूटर क्या कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे सेम इंटीग्रेटेड सर्किट का बट एक डिफरेंट तरीके से, एक लार्ज स्केल पे, विच इज़ नोन एज VLSI। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आधार पर इन कंप्यूटर्स में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हो रहा था। एंड दिस कंप्यूटर्स वर यूजिंग VLSI, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर्स विच फिल्ड अ रूम नाउ फिट इन द पाम ऑन हैंड। अब साइज में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ कि जो कंप्यूटर आपके बिग रूम से कन्वर्ट होते होते आपके डेस्क पे आए थे, वो अब क्या हो गए थे, वो हम अपने पाम ऑन हैंड पे रख सकते हैं, उनका इजीली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पहले से पोर्टेबल रिलायबल टाइप की क्वालिटी इन कंप्यूटर्स में आ गई थी फोर्थ जनरेशन में। दिस कंप्यूटर्स वर स्टार्टेड टू यूज एज अ पीसी। अब इस जनरेशन से, वैसे तो थर्ड जनरेशन से ही परचेजिंग कंप्यूटर की बढ़ गई थी, उसका यूज़ होना और मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, बट फोर्थ जनरेशन के आते आते एज अ पीसी, एज अ पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होना शुरू हो गया था लगभग सभी जगह पे, घरों में लोग ले रहे थे। ठीक है, तो परचेजिंग इसकी बहुत बढ़ गई थी, मार्केट में डिमांड बढ़ती ही चली जा रही थी टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट की वजह से। दी स्मॉल कंप्यूटर्स लेड टू द डेवलपमेंट, बर्थ एंड रैपिड एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। अब क्योंकि कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ होने लगे थे, तो इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ किसमें, इंटरनेट यूज़ में। इंटरनेट यूज़ में, और जो आप बोल सकते हो कि इंटरनेट यूजेस जो होते थे यहीं से शुरू हुए हैं। इंटरनेट का जो इतना ब्रीफ यूज़ आजकल हो रहा है ना एक ह्यूज अमाउंट पे, कि जिसको देखो वो इंटरनेट पे लगा हुआ है, कुछ कहीं कोई सर्च कर रहा है, कुछ ग्राफिक्स पे कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ एनिमेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी फोर्थ जनरेशन में आई हैं, और फोर्थ जनरेशन में क्योंकि कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होने लगे थे, तो इस वजह से इंटरनेट में भी बहुत बड़ा एक इजाफा हुआ उसके यूज़ में। VLSI जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई कि कंप्यूटर में यूज़ हो रही थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, तो वो एक चिप ही होती थी। ठीक है, एक नॉर्मल चिप, उस पर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपस में कनेक्टेड होते थे, बट मैंने बताया कि एक लार्ज स्केल पर, बस इसमें इम्प्रूवमेंट इतना ही हुआ था कि एक लार्ज स्केल पे आपके सर्किट्स का यूज़ होना शुरू हो गया था। VLSI इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट which is in short IC by combining thousands of transistors into a single chip। इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, ट्रांजिस्टर्स मैंने आपको बताए, तो ऐसे ही बहुत सारे, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जा रहा था आपके VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट को बनाने में, जिससे साइज पोर्टेबिलिटी ट्रांजिस्टर से आ ही रही थी, और बाकी उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, एक्यूरेसी मेंटेन हो रही थी, स्टोरेज, बैकअप, इन सब चीज़ों में इजाफा होता जा रहा था। तो ये है आपका VLSI 9136AV। ठीक है, तो ये कोडिंग होती है बेसिकली जो इस पर लिखा हुआ है। COPR आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉपर मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, ये आपकी एक डेट है जो उसमें यूज़ होती है कि किस डेट की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये कुछ डिटेल्स होती हैं कि वो जो आपका सर्किट है वो कब बना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगी हुई हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है। तो ये आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करती है, जो कि टेक्निकल जो पर्सन्स होते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो इन चीज़ों को बता सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ VLSI circuits having about 5000 transistors and a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation। अब क्या हो रहा था, मैंने बताया कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो लॉट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स का ग्रुप था। इंटीग्रेटेड सर्किट लॉट्स ऑफ ट्रांजिस्टर का ग्रुप था, और जब वो VLSI में कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे लार्ज स्केल पे, तो भी वो ग्रुप जो है लगभग 5000 प्लस ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर रहे थे एक सिंगल चिप में।
ठीक है। एक सिंगल चिप में 5000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होना शुरू हो गया था, तो इसकी वजह से उस कंप्यूटर की क्वालिटीज़ बढ़ती चली जा रही थी और उन्होंने ही 4th जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया, उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ फीचर्स की जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दे आर एज फॉलोज, दिस कंप्यूटर्स आर ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम थे ये। अभी तक जो 3rd जनरेशन में आपने पढ़ा उसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, ओनली इंटीग्रेटेड सर्किट था। बट अब माइक्रो प्रोसेसर्स क्या कर रहे थे, वो इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्विस का जो सर्किट्स था उनका यूज़ करते चले आ रहे थे। तो दैट्स वाई दीज कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स। दे आर यूजिंग द VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। दे आर वेरी चीप, बहुत ही सस्ते कंप्यूटर्स थे। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज में बहुत ज़्यादा छोटे थे। द स्पीड, एक्यूरेसी, पोर्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दीज कंप्यूटर वर इम्प्रूव्ड इन 4th जनरेशन। अब एक्यूरेसी, जो शुद्धता थी, जो उसकी गति थी स्टोर करने की, ठीक है, आउटपुट देने की, प्रोसेसिंग करने की, पोर्टेबल हो गए थे, रिलायबल हो गए थे, तो ये सारी क्वालिटीज़ बढ़ गई थी 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। दे आर बेस्ड ऑन हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हमने पढ़ी थी अभी तक मशीन और असेंबली। ये कंप्यूटर 4th जनरेशन में जब आए तो एक हाई लेवल लैंग्वेज का सीक्वेंस हमारे पास आ गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आपकी यहाँ पे हैं जो कि डेवलप्ड हुई 4th जनरेशन में, जैसे कि कोबॉल, फोर्टान, बेसिक, पास्कल एंड सी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज बेसिकली असेंबली लैंग्वेज पे ही बेस्ड है, लेकिन उनका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। यानी कि इसमें भी जो हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं वो वर्ड्स में ही देते हैं, सेंटेंसेस में ही देते हैं, बट लेवल उनका एडवांस्ड है और अलग अलग टाइप के यूज़ के लिए, ठीक है, पर्टिकुलरली डिफरेंट यूज़ के लिए ये अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस आपके सामने आई। नेटवर्किंग इज ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। मैंने बताया क्योंकि कंप्यूटर एज अ PC यूज़ होने लगा था, तो इस वजह से इंटरनेट और नेटवर्किंग का यूज़ हमारे 4th जनरेशन में बढ़ गया था। स्टोरेज ऑफ मेमोरी एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ इंक्रीज्ड इन बिग अमाउंट। मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी उसकी वो एक बड़ी मात्रा में इन जनरेशन के कंप्यूटर्स में देखी गई। नाउ एग्जाम्पल्स 4th जनरेशन में किस टाइप के कंप्यूटर्स थे मैं दिखाती हूँ अभी आपको कि क्या क्या कंप्यूटर्स थे, कैसी क्वालिटी हो गई थी और जो फिजिकल अपीयरेंस था उसमें क्या चेंजमेंट्स हुए। सो आप ये देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है आपका IBM 3033 का। ये कंप्यूटर की नेम है, जैसे अभी हम यूज़ करते हैं ना लैपटॉप्स या डेस्कटॉप जो यूज़ करते हैं वो किसी ब्रांड का, जैसे कि HP ब्रांड का हुआ तो उसका कुछ मॉडल नंबर होता है 1 2 3 4 या XYZ कुछ भी आप ले सकते हो। तो वैसे ही ये आपकी IBM एक ब्रांड है 3033, उसका एक मॉडल नंबर है, जो कि ये एक कंप्यूटर का सेटअप आपको दिखाया गया है। इसमें ये जो PCs यूज़ हो रहे हैं, ये जो PCs आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका IBM 3033 को। नाउ नेक्स्ट शार्प PC 1211। शार्प PC 1211 आपका आया जो कि एक एज अ कैलकुलेटर आप देख सकते हो, कैलकुलेटर की तरह था जिसमें न्यूमेरिक चीज़ें आप कर सकते थे, प्लस हम इसमें न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने के साथ साथ इसमें जो इनपुट थे वो हम कैरेक्टर फॉर्म में भी दे सकते थे, यानी कि वर्ड्स में भी देख सकते थे। आप देख सकते हो लिखा है www.vintage-computer.com। तो जो इंस्ट्रक्शन हम इसमें दे रहे थे, साइज़ आप देख सकते हो इतना ज़्यादा छोटा हो गया है कि आप ये बहुत ही हैंडी हो गए थे। एक हाथ में भी इसको यूज़ करके आप पोर्टेबल हो गए थे, आसानी से कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो इन कंप्यूटर के साथ में, ताकि आपकी वर्किंग जो है वो रुकेगी नहीं, वेदर इट इज़ ऑफिशियल पर्पज़ से हो या पर्सनल पर्पज़ से हो। तो ये एक और एग्जांपल है आपके सामने शार्प PC 1211। नाउ 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर क्योंकि टेक्नोलॉजी में इजाफा होता चला जा रहा है, ठीक है, क्वालिटीज़ इंप्रूव होती चली जा रही हैं, तो वैसे ही जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स है ये आपको आप बोल सकते हो बिल्कुल एडवांस, यानी कि यहाँ पे जो यूज़ हो रहा था AI का, रोबोटिक्स का, इस तरीके के यूज़ जो हम आजकल देख पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो ये 5th जनरेशन ही है जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रही है। तो दिस इज़ फ्रॉम 2010 टू प्रेजेंट। नाउ दिस इज़ द मोस्ट एडवांस जनरेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2010, 2010 से शुरू हुई थी। दिस कंप्यूटर्स वर यूजिंग ULSI। नाउ अगेन इंटीग्रेटेड सर्किट से कन्वर्ट हुआ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद उसको और इम्प्रूव करके ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट की जो टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पर यूज़ हो रही थी।
दीज कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में AI बोलते हैं, उस पर बेस्ड थे, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के साथ साथ पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही थी, यानी कि जैसे ही हमने इनपुट दिया प्रोसेस हुआ और तुरंत हमको आउटपुट साथ साथ में मिलता जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही इनहेंस हो गई थी, तुरंत कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, ईजी हो गया था और एक्यूरेट हो रहा है। After some time, these computers will going to respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. अभी क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर हैं जो वर्किंग नोड पे हैं हमारे, तो इन कंप्यूटर में कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि जैसे कि लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फटाफट हमें आउटपुट मिलता जा रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर कुछ इस तरीके से आगे चल करके रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि जो भी हम बोलेंगे उसके बिहाफ पे प्रोसेसिंग होगी और उसी के बिहाफ पे हमें आउटपुट रिसीव होता चला जाएगा। इनपुट डिवाइस से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वोकल कम्युनिकेशन से भी इंटरेक्ट हो पाएंगे। एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज कर पाएंगे ये कंप्यूटर्स। तो इनकी ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है जो अभी ऑन गोइंग है, ठीक है, ये वर्किंग मोड पे अभी चल रहे हैं, बिकॉज अब हम कुछ वोकल इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमने ऑडियो फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दिया अगर इसको कि 2+3, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये बोले गए इंस्ट्रक्शन को खुद समझने की क्षमता रख पाएगा। टेंडेंसी जो है कंप्यूटर की, वो आप बोल सकते हो कि एक मशीन से धीरे धीरे उसका माइंडसेट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का माइंडसेट कुछ इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए उसे किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे यूज़र की ज़रूरत नहीं है जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का काम करे। वो चीज़ें पहले से सेटअप कर दी जाएंगी कि जैसे ही हमने बोला उस बिहाफ पे, क्योंकि होता क्या है कंप्यूटर्स में कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती हैं। 2+3 क्या, तो प्लस को प्लस ही लेगा ना, वो माइनस नहीं लेगा। अगर हमने दिया इसको 2+3 2-1, तो कंप्यूटर कैपेबल है रिकॉग्नाइज करने में कि ये प्लस का साइन है तो हमें प्लस का काम करना है, हमें आउटपुट देना है 5। ये माइनस का साइन है तो हमें माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का काम करना है, तो हमें आउटपुट देना होगा 1। तो कंप्यूटर इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कैसे, बिकॉज ये सारे इंस्ट्रक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेट हैं। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेट हैं तो ये उसी के आधार पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमने बोला 2+3 = 2+3, तो ये 2+3 को कैलकुलेट कर पाएगा, ऑर्गेनाइज कर पाएगा खुद से, ठीक है। या 2-1 बोला, या हमने 1-2 बोला, तो बिकॉज 1-2 में हमें पॉजिटिव आंसर ना मिल करके नेगेटिव आंसर मिलेगा, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करके हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट रहेंगी और हमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगा। नाउ ऑल HLL like C and C++, Java, .NET etc. are used in this generation. HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताई कि 4th जनरेशन से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। तो सारी हाई लेवल लैंग्वेज जो भी है हमारे पास, जैसे C++, Java, .NET के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आर यूज इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में यूज़ हो रही हैं और आगे चल के एक बेहतर लेवल पे यूज़ होती रहेंगी। नाउ इट इंक्लूड्स, ये जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। रोबोटिक्स, ठीक है, जिसमें रोबोट्स, उनके अंदर भी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता रहती है। आप डायरेक्ट उनको वोकली बोल सकते हो या कुछ आपने इंस्ट्रक्शन दिए, क्योंकि वो पहले से सेट हैं। जैसे कि मैंने बोला मूव फॉरवर्ड, तो वो आगे बढ़ेगा, बैकवर्ड में वो पीछे स्टेप लेगा, ठीक है, राइट लेफ्ट, तो इन सारी चीज़ों को वो समझ पा रहा है। तो रोबोटिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया जिसका बहुत जगहों पर यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप रिसर्च सेंटर्स में यूज़ कर रहे हैं इनका, ठीक है, या हमें कोई टेस्ट करना पड़ता है, कोई क्लिनिकल टेस्ट करना पड़ रहा है, या रिसर्च से रिलेटेड हमने कोई इन्वेंशन किया उसका टेस्ट करना है, तो हम रोबोट्स पे कर रहे हैं, बिकॉज उनके हार्म होने से किसी ह्यूमन को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से रोबोटिक्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है और हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट पता चल जाएगा कि किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, और अगर नेगेटिव जा रहा है तो क्या क्या हमें उसमें सुधार करने हैं। तो ये रोबोटिक्स से कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में वो ईजी हो जाएंगी। सेकेंड, गेम प्लेइंग, जो आजकल गेम्स हो रहे हैं, एनिमेशंस हो रहे हैं, ठीक है, इसको भी इंक्लूड करती है 5th जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन एट्सेट्रा। अब इसमें क्या है कि नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएगी एंड जनरेशन एट्सेट्रा का मतलब ये है कि उसको जनरेट भी कर पाएगी। जो नेचुरल लैंग्वेज है उसके बिहार पे आउटपुट भी जनरेट कर पाएगी। नाउ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि 5th जनरेशन के क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं
जो हम देख रहे हैं, तो द मेन फीचर्स ऑफ दिस जनरेशन आर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू AI, जो एक ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो नेचुरल लैंग्वेज तो हम बोलते हैं या हर जगह की लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, तो लोग अपनी लैंग्वेज के आधार पर लैंग्वेज की सेटिंग करके उसके अकॉर्डिंग इनपुट देंगे, वो प्रोसेस होकर के उनको उसी बिहाफ पे आउटपुट रिसीव होगा। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, और पैरेलल प्रोसेसिंग होती रहेगी, जैसे जैसे हमने इनपुट दिया तुरंत हमको आउटपुट मिला, इनपुट मिला तुरंत आउटपुट मिला, तो इस तरीके से पैरेलल प्रोसेसिंग होते होते हमें आउटपुट इमीडिएट रिसीव होते चले जाएंगे। मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ में जो है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हमें प्रोवाइड होगा। अब मल्टीमीडिया फीचर्स क्या है? इमेजेस, हमने कुछ लिखा, हमको इमेजेस डालनी है, हम इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं, उसमें उससे रिलेटेड वीडियोज़ डाल सकते हैं, और अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा एनिमेटेड फॉर्मेट में यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी प्रेजेंटेशन है या जो भी चीज़ हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो एक बेहतर तरीके से और ऑलमोस्ट रियल उसकी इमेज आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये फीचर्स हैं आपके 5th जनरेशन कंप्यूटर के, जो दिखाते हैं टोटल हिस्ट्री कि किस बैकग्राउंड पे थे हम जब हम 1st जनरेशन में थे, तो हमारा बैकग्राउंड क्या था, और उसकी टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट करते करते, इम्प्रूवमेंट करते करते हम किस जनरेशन या किस आउटपुट को आज रिसीव कर पा रहे हैं।